वीडियो में हम आपको स्टमक या जिसका सिनोनिम है गैस्टर या इसका तीसरा नाम भी होता है विंटर। तो स्टमक को दो नाम और हम देते हैं, गैस्टर एंड विंटर। तो स्टमक के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि इसकी ग्रास एनाटॉमी क्या होती है, कैसे होती है, जो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा आपको। तो आइए हम ग्रास एनाटॉमी की चर्चा करते हैं और स्टमक के बारे में यहीं से शुरुआत करते हैं। तो स्टमक कैसा है? इट इज ए मस्कुलर बैग, मोस्ट डिस्टेंसिबल एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसा कि माउथ से लेकर के एनस तक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की संरचना आपके दिमाग में होगी। आप देख रहे हैं कि स्टमक ही वो पार्ट है इस एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे चौड़ा और मोस्ट डिस्टेंसिबल, मतलब ये आवश्यकता के अनुसार फैल भी सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सिकुड़ भी सकता है। इसकी साइज बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो ये विशेषता सिर्फ स्टमक में है, जो एलिमेंट माउथ से लेकर के एनस तक एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है, लंबाई है, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा है जो इस क्षमता को प्राप्त करता है। माने किस क्षमता को? डिस्टेंसिबल एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये फैला होता है, इसका कुछ हिस्सा होता है एपिगैस्ट्रियम में, कुछ हिस्सा होता है हाइपोकॉन्ड्रियक में और कुछ हिस्सा इसका होता है अम्बिलाइकल रीजन। आप एब्डामेन के भिसरा को पढ़ने के लिए सबसे पहले एब्डामेन कैविटी को आप 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये होता है इसका एपिगैस्ट्रियम, ये होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक और ये होता है अम्बिलाइकल। एपिगैस्ट्रियम, ईपी माने ऊपर और गैस्ट्रियम शब्द आया गैस्टर से, तो गैस्टर माने स्टमक, इसी से शब्द बना गैस्ट्रियम, माने स्टमक के जस्ट ऊपर। ईपी माने ऊपर, जो रीजन आपको मिलेगा उसी को हम नाम देंगे एपिगैस्ट्रियम। तो ये जो स्टमक है ये कहाँ होता है? इसका थोड़ा हिस्सा होता है एपिगैस्ट्रियम में और थोड़ा होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक में और थोड़ा होता है अम्बिलाइकल रीजन। ये देखिए, तो इस तरह से स्टमक की जो लोकेशन बताई गई, इसका कुछ हिस्सा एपिगैस्ट्रियम में, कुछ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में और कुछ अम्बिलाइकल रीजन को भी ये कवर करता है। इसके एक्सटर्नल फीचर में जब आप स्टमक को बाहर से देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है, तो ये सारी चीजें क्रमशः बताई जाएंगी। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसकी शेप कैसी दिखती है। यदि आप कैडेवर का मतलब डेड बॉडी, जब आप डेड बॉडी में स्टमक को देखते हैं तो इसकी शेप कैसी दिखाई देती है? सिकल शेप, यानी हंसिया के आकार की इसकी शेप दिखाई देती है। लेकिन वही स्टमक जब आप लिविंग बॉडी में देखते हैं तो इसमें कम से कम ये 3 शेप में दिखाई देता है। इन लिविंग बॉडी या जनरली कैसा होता है? इंग्लिश लेटर जे शेप, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो ओबीज पर्सन होते हैं जिनकी तोंद निकली होती है उसमें ये दब सा जाता है, तो इसकी पोजीशन कैसी हो जाती है, शेप कैसी हो जाती है? हॉरिजॉन्टल हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंडेड हो जाए, थोड़ा आप खा पी ले, तो इसमें डिस्टेंशन तो होना स्वाभाविक है। जब ये डिस्टेंडेड पोजीशन में होता है तो इसकी शेप कैसी दिखाई देती है? पीरिफॉर्मिस, यानी गोलाकार नाशपाती के आकार का ये स्टमक आपको दिखाई देता है। तो भिन्न भिन्न स्टेज में इसकी शेप साइज में वेरिएशन होता है, जैसा कि कैडेवर में आपने देखा, लिविंग बॉडी में देखा, इन ओबीज पर्सन में देखा और इन डिस्टेंडेड पोजीशन में देखा। अब इसकी कैपेसिटी क्या होती है? तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो न्यूबॉर्न में इसकी जो कैपेसिटी या क्षमता होती है या इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वह कितना होता है?
लगभग 30 ml। कितना माना जाता है? 30 ml, या इसको आप दूसरे यूनिट में 1 ounce भी कह सकते हैं। 1 ounce का लगभग 30 ml के बराबर मान होता है। तो ये जब एट बर्थ के समय इसकी कैपेसिटी हम मेजर करते हैं तो पाते हैं कि इसकी कैपेसिटी, इसकी जो क्षमता है और वो कितनी होती है? मात्र 30 ml। यही कारण होता है कि माँ अपने बच्चे को जब इससे ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करा देती है, मिल्क फीडिंग करा देती है, तो रिजल्ट क्या होता है? वो बच्चा उस एक्सेस अमाउंट को, जो मोर देन 30 ml होता है, वो वोमिटिंग के रूप में उसको बॉडी के बाहर कर देता है, क्योंकि जितनी क्षमता रहेगी उतना ही मिल्क वहां रुकेगा, बाकी का पार्ट बॉडी के बाहर आ जाएगा। एट प्यूबर्टी, लेकिन जब आप प्यूबर्टी पर पहुंचते हैं, यानी उस उम्र ग्रुप में जिसको आप प्यूबर्टी कहते हैं, वो लगभग मानी जाती है 12 ईयर्स। तो लगभग 12 साल की उम्र में जब व्यक्ति पहुंचता है तो इस स्टमक की क्षमता बढ़ करके लगभग 1000 ml अर्थात 1 लीटर, इसकी क्षमता बढ़ जाती है। और कितनी हो जाती है? लगभग 1 लीटर हो जाती है। और आफ्टर प्यूबर्टी, जब एडल्ट एज में व्यक्ति पहुंचता है तो इसकी क्षमता बढ़ करके लगभग 1500 से 2000 ml, माने 1 लीटर से लेकर के 2 लीटर तक मानी जाती है। कहीं कहीं आपको ये 25 ml भी, 2500 ml भी मिल जाएगा। तो रेयर केस में ऐसा भी होता है कि इसकी क्षमता लगभग 2.5 लीटर तक भी बढ़ जाती है। अब इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है? तो यह बहुत सेट नहीं है, लेकिन वेल डिटरमिन्ड तो नहीं है, लेकिन लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ये थैली पाई जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर बताई जाती है। इसके पार्ट्स में आइए तो इसमें मुख्य रूप से 2 ही पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक पार्ट और दूसरा होता है पाइलोरिक पार्ट। ये कार्डियक पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कार्डियक पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट पाइलोरिक पार्ट होता है। जो कार्डियक इंड के तरफ होता है वो कार्डियक होता है, और जो नीचे के तरफ होता है पाइलोरस के पास होता है वो पाइलोरिक पार्ट होता है। तो कार्डियक पार्ट की हम बात करें तो ये ऊपर वाला लंबा भाग इसका कार्डियक पार्ट कहलाता है। यह भी अगेन सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट फंडस एंड सेकेंड बॉडी। ये देखिए, ये रहा इसका फंडस और ये रही इसकी बॉडी। और दूसरा पार्ट जो होता है पाइलोरिक पार्ट, ये भी सब डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। एक है पाइलोरिक एंट्रम और दूसरा होता है पाइलोरिक कैनाल। ये देखिए, ये 2 पार्ट में। तो इस तरह से इसमें 4 पार्ट आपको दिखने लगे। कौन कौन? फंडस, बॉडी, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल। अब फंडस की हम बात करें तो फंडस इसमें आप किसको कहेंगे? तो अपर डोम शेप्ड पार्ट एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द लेवल ऑफ कार्डियक ओरिफिस डिस्टेंडेड विथ गैस। ये ऊपर का जो डोम शेप्ड आप पार्ट देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर, इसको हम नाम देते हैं फंडस। इसमें फूड पार्टिकल्स नहीं जाते हैं, यह प्रायः गैस से भरा होता है, इसमें एयर भरी होती है, बाकी उसमें और कुछ नहीं होता है। और दूसरा पार्ट इसका है बॉडी। तो बॉडी क्या है? बिटवीन फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम। ये फंडस और ये पाइलोरिक एंट्रम के बीच का पार्ट जो है, इसको हम नाम देते हैं बॉडी ऑफ स्टमक। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। अबाउट 75 से 75 to 80% एरिया यही कवर करता है। यानी स्टमक के जो 4 पार्ट आपको बताए गए, उसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट का नाम है बॉडी, जो ऊपर के तरफ फंडस और नीचे के तरफ पाइलोरिक एंट्रम के बीच में पाया जाता है। ये स्टमक का लगभग 75 से 80% भाग ये बॉडी ही बनाता है। अब इस बॉडी और फंडस में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मैक्सिमम कहाँ पाई जाती हैं?
फंडस और बॉडी में। इनकी विशेषता ये है कि इन ग्लैंड में 3 तरह की सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं, जिनका काम है अपने हिसाब से अलग अलग तरीके का कुछ न कुछ सिक्रीशन करना। इसमें जो पहली सेल है उसको नाम दिया गया चीफ या पेप्टिक या जाइमोजेनिक सेल्स। ये करती क्या है? जाइमोजेनिक, जाइमो से मतलब एंजाइम, जेनिक मतलब जनरेट करने वाली। ये वो सेल होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरी तरह की जो सेल पाई जाती है इनको हम नाम देते हैं म्यूकस सेल्स। इनका काम क्या है? ये सिक्रीट करती हैं, म्यूसिन नाम का सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, जो करता क्या है, जो स्टमक की दीवारों में स्मूथनेस पैदा करता है, इतना चिकना बना देता है कि HCl के कोरोसिव इफेक्ट को ये दूर कर देता है, इसका इफेक्ट इस पर नहीं होने देता है, उससे किसी भी तरह के इरोजन को ये बचा लेता है। तीसरी सेल होती है पेराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स। ये करती क्या है? इनका काम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करना। अब आप सोचेंगे कि ये स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सिक्रीट होता है तो ये सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ बॉडी पार्ट या आर्गन इससे जल क्यों नहीं जाता, बर्न क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए ऊपर वाली सेल जो म्यूकस सेल है वही सिक्रीट करती है म्यूसिन, और वो म्यूसिन जो है इसके कोरोसिव नेचर से होने वाले इरोजन को ये समाप्त कर देती है। और HCl करता क्या है? HCl निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना HCl के आपका जो भोजन है स्टमक में पहुंच चुका है उसका डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और भोजन के साथ जाने अनजाने कुछ ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे हार्मफुल फैक्टर्स आपके भोजन के साथ बॉडी में स्टमक में पहुंच जाते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको भी ये किल करने का काम करता है। इसलिए HCl का सिक्रीशन बहुत ही जरूरी है। अब आ जाइए पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में 2 पार्ट आपको बताए गए, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। तो पाइलोरिक एंट्रम के बारे में बताया गया कि इट लाइज बिटवीन बॉडी एंड पाइलोरिक कैनाल। ये फिगर में देखिए, ये पाइलोरिक एंट्रम, ये बॉडी, और ये पाइलोरिक कैनाल, ये दोनों के बीच की जो एरिया है इसको हम नाम देते हैं पाइलोरिक एंट्रम। तो ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन पाइलोरिक कैनाल एंड कहाँ पाया जाता है? बॉडी के बीच में पाया जाता है। यह पाइलोरिक कैनाल से अलग किया जाता है किसके द्वारा? जिसकी लंबाई बताई गई है लगभग 7.5 सेंटीमीटर, और ये इसमें बहुत सारी पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनमें म्यूकस ग्लैंड्स की अधिकता होती है। तीसरा, ये चौथा पार्ट बताया गया पाइलोरिक कैनाल। इसकी लंबाई बताई गई लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, और ये एक नैरो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये टर्मिनेट होता है कहाँ पर? पाइलोरस पर। ये रहा पाइलोरस, और ये देखिए पाइलोरिक कैनाल जो है यहीं पर टर्मिनेट हो जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ से ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वो बिगिन करता है, स्टार्ट होता है, तो यहीं पर आकर के पाइलोरिक कैनाल काइंड हो जाता है, जिसकी लंबाई आपको बताई गई लगभग 2.5 सेंटीमीटर, और ये ट्यूब लाइक नैरो स्ट्रक्चर होता है। बाकी और इसके बारे में कुछ नहीं। नोट में आपको बताया गया है कि जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड एंट्रम इज मार्क्ड बाय एन एंगुलर नॉच नोन एज इंसिसुरा एंगुलरिस। इस फिगर में आपको ये एंगुलर नॉच दिखाया गया है, इसी को कहते हैं इंसिसुरा एंगुलरिस। इंसिसुरा का मतलब होता है नॉच, और एंगुलरिस का मतलब एंगुलर, कोणीय नॉच, नॉच का मतलब कट, तो इसको हम नाम देते हैं एंगुलर नॉच या इंसिसुरा एंगुलरिस विच लाइज बिटवीन पाइलोरिक एंट्रम एंड बॉडी। बाकी सारी चीजें हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे।